हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, झंगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसे यूपी एटीएस ने हाल ही में जेल भेजा है धर्मांतरण के मामले में और बहुत बड़ा उसका रैकेट पकड़ा गया है। अभी हाल ही में उससे जुड़ा हुआ एक मामला, एक लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला एक पीड़िता ने गाजियाबाद में बताया है और वो सामने आया है। पीड़िता ने बताया है कि उसका जो लव जिहाद का मामला सारा हुआ और धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया, वो झंगूर बाबा से ही लड़का जुड़ा हुआ था जिसका नाम है फैजान। उसने 2024 में 14 अगस्त 2024 को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि उसमें से 2 नेम्ड जो और अभियुक्त थे उनका नाम काट दिया गया था, जांच में निकाल दिया गया था। फैजान को जल्दी जमानत दे दी गई। उसके बाद बीते 29 अप्रैल 2025 को कोर्ट परिसर में जब वो गाजियाबाद कोर्ट में अपने तारीख पे आई तो कोर्ट के बाहर उस पर हमले का प्रयास हुआ। वो गाजियाबाद पुलिस यानी कि कबीरनगर पुलिस के पास जाती है तो उसकी कोई मदद नहीं होती और उल्टा पुलिस उसे डांट फटकार कर भगा देती है। वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही थी कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन जैसी झंगूर बाबा का मामला सामने आया तो पीड़िता ने वो टीवी पर पहचान लिया, ये वो ही झंगूर बाबा है। और अब जब देश की सारी बड़ी से छोटी मीडिया इसको चला रही है तो यूपी एटीएस दोबारा हरकत में आई है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि गाजियाबाद पुलिस 2024 में ही फैजान की ठीक से जांच कर लेती तो शायद झंगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अगस्त 2024 में ही पकड़ा जाता। अब मैं इसकी कहानी आपको डिटेल्स में बताता हूं। अगस्त 2024 में एक युवती ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा संख्या है 274/24 क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना गाजियाबाद। पीड़िता बताती है कि अक्षय उर्फ फैजान ने फेसबुक के जरिए उससे दोस्ती की, यानी कि अक्षय बनकर फेसबुक पे दोस्ती होती है और उसको अपने वो प्रेम जाल में फंसाकर लखनऊ से सीधा गाजियाबाद ले आता है और गाजियाबाद में लगातार उसे कई साल तक यहाँ रखता है, जिसमें उसका लगातार यौन शोषण हुआ। बाद में जब उसे पता चला कि ये मुस्लिम है तब तक वो लड़की उसके ट्रैप में फंस चुकी थी कि उस लड़की ने बताया है कि उसके साथ जो यौन शोषण हुआ है उसकी वीडियोग्राफी और फोटो फैजान ने निकाल लिए थे। मैं आपको बता दूं कि जब इस मुकदमे दर्ज होने के बाद में ये मीडिया में चला और ये युवती हमारे पास सूर्य बुलेटिन का ऑफिस पहुंची तो इसका ये इंटरव्यू हुआ। मैं स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा सकता हूं। और ये इस 1.5 पेज का, इस पेपर में 1.5 पेज का आर्टिकल गाजियाबाद में छपा कि एक फैजान नाम के लड़के ने इसके साथ हमेशा हमें नशे की हालत में रखता था, ड्रग करके रखता था, जिस दौरान ना जाने इस दरिंदे ने हमें और मेरे शरीर को पता नहीं किसके साथ बांटा। मोहम्मद फैजान जबरदस्ती मेरे पीछे एनएस के रास्ते मेरे सेक्सुअल हरासमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। इसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मेरे शरीर के अंदर भी जबरदस्ती डाले और अगर तुम्हें इसके साथ रहना है फैजान के साथ, तब इसने इसका असली नाम बताया कि इसका नाम मोहम्मद फैजान है, तो इसी में से एक पत्नी बनकर तुम्हें अक्षय या अक्की के नाम से ही बुलाते थे, जिस कारण मुझे इस पर कभी भी शक नहीं हुआ। ये बाकायदा तुलसी की माला पहनता था गले में, हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट डालता था, माथे पे टीका लगाता था, मंदिर जाता था मेरे साथ। मंदिर नाम के लड़के ने इसके साथ लगातार 8 साल तक इसे अपने ट्रैप में फंसा के रखा और इसकी अश्लील वीडियो बनाई गई, इसको नशे के हालत में रखा गया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। ये 1.5 पेज का इंटरव्यू छपा गाजियाबाद में। उसके बावजूद गाजियाबाद पुलिस के बहुत ईमानदार सीपी यहाँ उस टाइम पे मौजूद थे, आप सब लोग जानते हैं, अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी से भी ये जो लड़की मिली जाके उसने अपना हाल बताया, लेकिन उस टाइम के तत्कालीन जो इसमें जांच अधिकारी थे उनका नाम था विजयकांत मिश्रा और एसीपी थी पूनम मिश्रा और सीपी थे अजय मिश्रा। 1 महीने के अंदर इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई जब वो लड़की बार बार अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब एसीपी
साहिबा से मिला गया, सूर्य बुलेटिन की टीम पहुंची तो उन्होंने बता दिया कि जांच में कुछ मिला नहीं है इनके खिलाफ, इसीलिए इनका नाम निकाल दिया। वो जो 2 अभियुक्त हैं, इसकी मां है और इसकी बहन है, दोनों का नाम इस मुकदमे से बाहर कर। अक्षय उर्फ फैजान, इसकी मां है सगुता प्रवीण और बहन है फौजिया। इन दोनों के नेम्ड, इसकी एफआईआर दर्ज थी, नेम्ड थी, लेकिन इनके दोनों के नाम निकाल दिए। उसी के साथ ही एक डॉक्टर पे इसने आरोप लगाया था जो क्रॉसिंग रिपब्लिक में बैठती हैं, अनीता सिंह। कथित तौर पर इन्होंने बताया था कि मेरा एबॉर्शन इस क्लिनिक में हुआ है, और जब इनसे कहा गया, सूर्य बुलेटिन की टीम इस डॉक्टर से मिली तो इन्होंने कह दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में आपसे मुलाकात करूंगी, बाद में बताऊंगी। लेकिन उसके बाद आईओ से बार बार कहा गया, इस लड़की ने बार बार कहा कि आप डॉक्टर साहब से मेरे जो एबॉर्शन इसने कराए हैं उसके डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी पूछताछ के चार्जशीट दाखिल कर दी, जिससे फैजान की जमानत जल्दी हो गई। गाजियाबाद प्रशासन के पास एक अखबार की कॉपी जरूर पहुंची थी एक अधिकारी के पास, और उसी महीने की सूर्य बुलेटिन की मंथली मैगजीन जो लखनऊ तक भी, हमारे सीएम साहब के पास तक भी ये जाती है। पता नहीं कोई पढ़ता है, रिसीव करता है, नहीं करता, मैं नहीं जानता, लेकिन लखनऊ तक एक कॉपी हर महीने पहुंचती है। उसमें भी इसका पूरा मैटर छपा था, लेकिन किसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और फैजान को इतनी मदद मिली कि वो 5 से 6 महीने में ही जेल से बाहर आया। और बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले किया कि 29 अप्रैल 2025 को गाजियाबाद की कोर्ट के बाहर युवती ने बताया है कि उस पर हमला करने की कोशिश की गई। 2 लड़के उसे फॉलो कर रहे थे, जब उसका ध्यान उनकी तरफ गया तो उसने अपने मोबाइल से ही वीडियो ऑन कर ली, उनकी वीडियो कैप्चर कर ली। बाद में वो अपने वकील साहब के चैम्बर पर आई, वकील साहब उनके लेके गए चौकी जो कोर्ट परिसर की है, उन्होंने कविनगर थाना भेजा। कविनगर थाने वालों ने एक तहरीर ले ली और कह दी जांच होगी, लेकिन महीने भर तक जब कोई जांच नहीं हुई तो दोबारा जब वो युवती वहां पहुंचती है तो कहा कि कब दी थी आपने तहरीर, 1 महीने पहले दी थी। दोबारा तहरीर ले ली गई और आरडीसी चौकी पर बैठाकर उसे धमकाया गया। ये पीड़िता का बयान है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दोबारा उसने पीसी करके ये बताया है गाजियाबाद की मीडिया को कि मेरे साथ हमला हुआ, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और ये कह दिया गया कि 1 महीने 1.5 महीने पुराना मामला है, अभी किसी सीसीटीवी में या कहीं पे भी नहीं आया होगा। हालांकि पुलिस को तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए थी, सीसीटीवी खंगाले जाते, इसकी मोबाइल की लोकेशन देखी जाती, गाजियाबाद में वो हाजिर हुई है या नहीं हुई है इसका रिकॉर्ड खंगाला जाता, तो पुलिस आसानी से इन तक पहुंच सकती थी। कौन व्यक्ति थे ऐसे जो इस पर हमला करना चाहते हैं? क्या गाजियाबाद प्रशासन चाहता है कि कोई भी ऐसे फ्री में मर जाए, या गाजियाबाद प्रशासन ये चाहता है कि जिहाद से या लव जिहाद से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसकी सुनी नहीं जाएगी? केवल लखनऊ में बैठे हुए जो अधिकारी हैं और जो आका हैं उनको केवल बातों से खुश किया जाएगा। यदि वो खुश हैं तो सब कुछ ठीक है, किसी के साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, किसी की मदद हो या ना हो, लेकिन लखनऊ वाले खुश रहने चाहिए एन कैन प्रकार। यही इस युवती के साथ हुआ। लगातार ये पुलिस के चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद जो 29 तारीख वाली घटना है वो बहुत गंभीर घटना है, क्योंकि युवती बताती है मैं इसकी मुकदमे की अकेली वादी हूँ, अकेली विटनेस हूँ और अकेली इसकी पैरोकार हूँ। तो क्या ऐसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है कि उस लड़की को कहीं से अगवा कर लिया जाए या उसको बीच में से गायब कर लिया जाए, उसकी हत्या हो जाए? पुलिस को इस बारे में सोचना चाहिए। जिस वक्त ये मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त नवेड़ा पुलिस ने भी इसकी लड़की की कोई सहायता नहीं की थी। इस इंटरव्यू में उसने साफ साफ कहा है, क्योंकि जिस मकान पे वो किराए पे रहती थी, फैजान के रिश्तेदारों ने वहां दबाव डाला। उन्होंने बताया कि इस लड़की को लाइफ थ्रेट है, आप इसको अपने घर में मत रखो, ये बहुत दिक्कत में है, इसे अपना मकान खाली करा दो। डर के मारे मकान मालिक ने उसका मकान खाली करा दिया। यानी कि चारों तरफ से ये घूमती रही सड़क पे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज जब झंगूर बाबा का एंगल इस मुकदमे में फिट हुआ तो आज शायद यूपी एटीएस भी अब हरकत में है और लखनऊ तक इसकी झंझनाहट अच्छी तरह पहुंची है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है यह है
कि क्या झंगूर बाबा जैसे जो बड़े मामले हैं उन्हीं को पुलिस देखेगी, या जो झंगूर बाबा के जो जैसे लोगों के जो रैकेट नीचे तक फैले हुए हैं उन लोगों से जब पीड़ित लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? यदि इस मामले पर पहले से कार्रवाई कर ली जाती तो शायद झंगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन जैसे लोग पहले ही गिरफ्तार हो सकते थे। और यदि आज भी इसकी जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है। फैजान की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, फैजान इसके अलावा और किस काम को अंजाम दे चुका है, ये खुल सकता है, क्योंकि ये झंगूर बाबा से जुड़ा मामला अब सामने आया है। हर मीडिया ने इसको बहुत ही ब्राइटी से दिखाने का प्रयास किया है और इस पर पहले भी जो इस पे जांच हुई है वो भी संदिग्धता प्रतीत होती है। जो 2024 का मुकदमा है उसमें भी दोबारा से जांच हो कि उस टाइम के जांच अधिकारियों ने किस तरह से इस जांच को लिया था, किस तरह से उस दोनों अभियुक्तों के नाम निकाल दिए गए थे, आखिर कौन सी सिफारिश थी जिसके बिना पर उनके नाम खड़े खड़े निकाल दिए और पीड़िता को बताया भी नहीं। पीड़िता से कहते रहे कि अभी चार्जशीट नहीं लगी है, 14 अगस्त को मुकदमा दर्ज होता है और 14 सितंबर को इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि जब इतना सेंसिटिव मामला था तो इसमें जांच क्यों नहीं की गई? जबकि 90 दिन का टाइम कानूनन होता है चार्जशीट जमा करने का, लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी कि एक ही महीने में लपेट कर इस चार्जशीट को जमा कर दिया गया और साफ तौर पर 20 दिन के अंदर ही ये कह दिया गया पीड़िता से कि उनका नाम निकाल दिया गया है, उनकी कोई जो है संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं मैं, ये दोनों ही चीजें शासन और प्रशासन तक उस वक्त भी पहुंची थी, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो बात यहाँ बैठे अधिकारी उस समय पे कह रहे थे वो अक्षरशः सत्य मानी जा रही थी। और लगातार मीडिया ये बता रहा था कि गाजियाबाद का प्रशासन उस वक्त जिहादियों के साथ खुलकर था। जो उस समय के तत्कालीन बड़े ऑफिसर यहाँ तैनात थे वो खुलकर जिहादियों के साथ थे। उस समय के तमाम अखबार मेरे पास छपे हुए हैं सबूत के तौर पर, एको एक मुकदमा संख्या सहित और कौन कौन सी घटनाएं उस समय हुई और उसमें क्या न्याय मिला, क्या नहीं मिला, किस तरह से जिहाद से पीड़ित लोगों पर ही लाठियां पुलिस ने बरसाई। ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। तो अब कहने का मतलब मेरा ये है कि अब ये जो मामला आप झंगूर बाबा से मिला जुला पाया गया है, यूपी एटीएस इसमें खुलकर जांच करे और तथ्यों की गहराई तक जाए और इस फैजान उर्फ अक्षय का पता लगाए कि इसके कनेक्शन, इसके तार कहां जुड़े हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।